B.Ed. BSc पार्ट 3 ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र। अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र जिसमें अपन किसको लेते हैं, नदियों को लिया जाता है और इसमें नदियों का अध्ययन किया जाता है। नदियां जिस क्षेत्र से बहती हैं उसके संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करने के साथ में उसकी सहायक नदियों का अध्ययन भी किया जाता है। और एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र की बात करें तो 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। 5 भागों में अपन लेते हैं प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र, भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र और आंतरिक अपवाह क्षेत्र। आंतरिक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत उन क्षेत्रों को लिया जाता है जहां की नदियां वर्षा के अभाव के कारण से थोड़ी दूर बहती है और उसके बाद में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। महासागरीय क्षेत्रों की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं वो एशिया महाद्वीप के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। अर्थात उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो एशिया महाद्वीप के केंद्रीय भाग में कौन सा क्षेत्र है, पामीर की गांठ वाला क्षेत्र है। और यहां से इधर वाले भाग में आ जाता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। इस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के इधर वाले ढाल से जो भी नदियां बहती है वो अपना जल कहां गिराती है, प्रशांत महासागर में गिराती है। और प्रशांत महासागर में गिराने वाली ये वाली जो नदियां हैं उनमें यांटिसी की आगे है, सिकियांगे है, हांगो है और मेकांगे है। इसके साथ में है आमूर नदी भी है। तो ये वाली नदियां जो अपना जल कहां लेकर जाती है, प्रशांत महासागर में लेकर जाती है। तो प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र की जो मुख्य नदियां हैं उन मुख्य नदियों में आमूर आती है, हांगो है, यांटिसी की आगे है, सिकियांगे है और कौन सी है, मेकांग नदियां है। ये वाला सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है और इसकी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, यांटिसी की आगे। प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, यांटिसी की आगे है। और यांटिसी की नदी की बात करें तो ये वाली सबसे लंबी नदी है। ये वाली नदी जिस क्षेत्र में बहती है, जिस क्षेत्र में ये वाली नदियां बहती है वो एशिया महाद्वीप का सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है और इसके अंतर्गत अधिकांशतः चीन वाला क्षेत्र आता है। और चीन की सबसे अधिक जनसंख्या वो इसी क्षेत्र में निवास करती है। अब अपन नदियों की बात करें तो सबसे पहले आती है हांगो नदी। हांगो नदी जो कि चीन की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है और साथ में चीन का शोक भी कहा जाता है। हांगो नदी जिसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये वाली कुनलुन पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। कहां से निकलती है, कुनलुन। हांगो नदी जो कि कहां से निकलती है, कुनलुन पर्वतीय क्षेत्र की झील वाले क्षेत्र से निकलती है। इसकी दो मुख्य झीलें कौन सी है, सारिंगनोर है और आरिंगनोर है। वहां से निकलने के बाद में ये वाली नदी सांसी और सेंसी प्रांतों में बहती है। कुनलुन पर्वतीय क्षेत्र से निकलने के बाद में हांगो नदी सांसी प्रांत में बहती है, सेंसी प्रांत में बहती है और इसके बाद में
पीत सागर में अपने जल को गिराती है। कहां पर गिराती है? पीत सागर में। लास्ट में कौन सा आ जाएगा? पीत सागर, जो कि किसका अंश है? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का भाग है। इस नदी की बात करें तो जब ये वाली नदी लोएस्ट पठार, मध्यवर्ती भाग में कौन सा आ जाता है? लोएस्ट पठार। तो लोएस्ट पठार से जब ये वाली नदी बहती हुई आती है तो अपने साथ में पीली मिट्टी लेकर आती है। और जब ये वाली नदी पीली मिट्टी लेकर आती है तो इसका पानी कैसा हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। और इसी कारण से इस नदी को क्या कहा जाता है? पीली नदी भी कहा जाता है। जब ये वाली नदी लोएस्ट, हांगो नदी लोएस्ट पठार से बहकर आती है तो अपने साथ में पीली मिट्टी लेकर आती है। और पीली मिट्टी लेकर आने के कारण से इस नदी का जो रंग है, पानी का रंग है, वो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और पानी का रंग पीला होने के कारण से हांगो नदी को क्या कहा जाता है? पीली नदी कहा जाता है। दूसरी बात आती है मार्ग परिवर्तन के कारण से। ये वाली नदी हमेशा मार्ग परिवर्तित करके रहती है। और मार्ग परिवर्तित करते रहने के कारण से हांगो नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस नदी में हर समय बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारण से इस नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। हांगो नदी में मार्ग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है। और मार्ग परिवर्तन करने की क्षमता के कारण से हांगो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। इसके बाद में आती है यांगत्से नदी। यांगत्से नदी, इसको चयांगजियांग नदी भी कहा जाता है। ये वाली चीन की सबसे बड़ी नदी है। और विश्व का अध्ययन करें तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 5464 किलोमीटर लंबी है। यांगत्से नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 5464 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये वाली तिब्बत पठार से निकलती है। और तिब्बत पठार से निकलने के बाद में अपने जल को कहां गिराती है? चीन सागर में गिराती है। यांगत्से नदी जो कि तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है और लास्ट में अपने जल को कहां गिराती है? चीन सागर में अपने जल को गिराती है। ये वाली जेचुआन, हुपे, हुनान आदि प्रांतों से बहती हुई लास्ट में प्रशांत महासागर में गिर जाती है। यांगत्से नदी जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलने के बाद में ये वाली जेचुआन बेसिन में बहती है। जेचुआन बेसिन से हुपे, हुनान प्रांतों में बहती हुई इससे पहले ये वाली नदी रेड बेसिन का निर्माण करती है। रेड बेसिन जिसको क्या कहा जाता है? जेचुआन बेसिन भी कहा जाता है। रेड बेसिन भी कहा जाता है, जेचुआन बेसिन भी कहा जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है वो चीन का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, जहां पर सघन आबादी यानी सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। इससे यांगत्से नदी का जो बेसिन वाला क्षेत्र है उसको एशिया महाद्वीप का या चीन का क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, अन्न भंडार भी कहा जाता है। जब ये वाली नदी चीन सागर में गिरती है उससे पहले इसमें कौन सी नदी मिलती है? सिकियांग नदी मिलती है। और जहां पर दोनों नदियां मिल जाती है वहीं से ये नदी कौन सी हो जाती है? यांगत्से हो जाती है। इसके बाद में आता है सिकियांग नदी। ये चीन के दक्षिणी भाग में बहती है। सिकियांग नदी जो कि चीन के कौन से भाग में बहती है? दक्षिणी भाग में बहती है। 2650 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
सिकियांग नदी जो कि चीन के दक्षिणी भाग से बहती है, 2650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये वाली नदी कहां से निकलती है? यूनान पठार से। सिकियांग नदी जो कि कहां से निकलती है? यूनान पठार से निकलती है। और यूनान पठार से निकलने के बाद में क्वांसी प्रांतों में बहती हुई अपने जल को कहां गिराती है? चीन सागर में गिराती है। सिकियांग नदी जो कि यूनान पठार से निकलती है, 2650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यूनान पठार से निकलने के बाद में क्वांसी प्रांत में बहती हुई ये वाली कहां पर अपने जल को गिराती है? चीन सागर। इसका जो संपूर्ण प्रदेश है वो चावल की कृषि हेतु विश्व प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ पर चावल का उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। इसके बाद में आती है मिकांग नदी। मिकांग नदी जो कि तिब्बत के पूर्वी पठार से, कहां से निकलती है? तिब्बत के पूर्वी पठार से निकलती है। और तिब्बत के पूर्वी पठार से निकलने के बाद में लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और यूनान वाले क्षेत्र में बहती है। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और यूनान प्रांतों में बहती हुई लास्ट में ओखोटस्क सागर में अपने जल को गिराती है। कहां पर? ओखोटस्क सागर में अपने जल को गिराती है। और इस नदी की कुल लंबाई 4200 किलोमीटर है। इसके बाद में आती है आमुर नदी। कौन सी नदी? आमुर नदी। ये वाली चीन के उत्तरी पूर्वी भाग से खिंगन पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन से भाग से? खिंगन पर्वत श्रेणी से निकलती है। और खिंगन पर्वत श्रेणी से निकलने के बाद में ओखोटस्क सागर में अपने जल को गिराती है। और इसकी कुल लंबाई 4416 किलोमीटर है। ये वाली तो चीन सागर में अपने जल को गिराती है, ये कहां गिराती है? ओखोटस्क सागर में अपने जल को गिराती है। इसके बाद में आता है हिंद महासागरीय अफवाह। एशिया महाद्वीप का अध्ययन करें तो दूसरा जो है वो है हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र। हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र का अध्ययन करें तो भारत के ऊपर वाले, नीचे वाले भाग से एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। यहां की जो अफवाह क्षेत्र में मुख्य एक तो सिंधु तंत्र आता है, दूसरा इधर वाले भाग में गंगा आ जाएगा और गंगा के साथ में यमुना और इधर ब्रह्मपुत्र आएगा। ये बीच वाले भाग में दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, पेन्नार है। तो हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र की बात करें, इधर वाले भाग से दजला और फरात नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? दजला और फरात नदियां। हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र क्रमबद्ध अध्ययन करें, दजला, फरात, सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। बाकी जो नदियां हैं वो कहां से निकलती है? दक्षिण के पठारी क्षेत्र से निकलती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं दजला फरात। दजला फरात नदी जो कि पूर्वी तुर्की से निकलती है। कहां से निकलती है? पूर्वी तुर्की वाले क्षेत्र से निकलती है। वहां से निकलने के बाद में फरात नदी में मिल जाती है और लास्ट में इन दोनों नदियों का नाम परिवर्तित हो जाता है और इन दोनों नदियों को सत अल अरब के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में ये दोनों की दोनों नदियां हैं वो अपने जल को कहां गिराती है? अरब सागर में गिराती है। दूसरी बात करते हैं अपन सिंधु नदी तंत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के मानसरोवर वाले क्षेत्र से निकलने के बाद में इसकी जो सहायक नदियां हैं
यानी सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? सतलज है, व्यास है और रावी है। सतलज, व्यास और रावी नदियां मिलकर और बाद में सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। ये कैलाश चोटी से निकलती है जो कि लद्दाख श्रेणी के पास में है। कहां से निकलती है? कैलाश चोटी से निकलती है जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी के साथ में है और लेह के पास जाके ये जास्पर नदी में मिल जाती है। सतलज भी कैलाश पर्वत से निकलती है। इसके बाद में दूसरी आती है गंगा। अपन ने सेकंड बुक में अध्ययन किया था गंगा नदी जो कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का सम्मिलित रूप है और ये वाली नदी प्रयाग के पास मिलकर गंगोत्री हिमनद से गंगा के नाम से बहती है और गंगा के नाम से बहती हुई इसकी सहायक नदियों में यमुना आ जाती है, रामगंगा, कर्णाली, गंडक, कोसी, काली और घाघरा। इन नदियों का जल लेकर लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हुई ये वाली नदी कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। गंगा नदी अपने यानी जल को गिराने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। ये वाली जब मैदानी क्षेत्रों में ऋषिकेश के पास में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो प्रयाग के पास में गंगा नदी में आकर कौन सी नदी मिल जाती है? यमुना नदी मिल जाती है। और यमुना नदी जो कि कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ग्वालंडों के पास ये वाली ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और इसके बाद में इसका नाम मेघना हो जाता है और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराता है। दक्षिण के पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें मुख्य नदियां महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेनार है और महानदी है। ये वाली नदियां दक्षिण के पठार से जब निकलती है तो दक्षिण के पठार का ढाल इस प्रकार पाया जाता है। तो ये वाली नदियां दोनों क्षेत्रों में अपने जल को गिराती है, अर्थात अरब सागर में भी गिराती है और बंगाल की खाड़ी में भी। जब सतलज, सिंधु, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है और इनका जो मैदानी क्षेत्र है वो विश्व का सबसे सघन आबाद क्षेत्र है क्योंकि यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।